नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट एसएस यानी कि सोशल स्टडीज जो कि आपका पेपर 2 क्लास 6 to 8 है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने इतिहास सेक्शन के साथ साथ राजनीति और सामाजिक जो जीवन है उसको कवर कर लिया है। देखिए, फालतू पढ़ने कोई लाभ नहीं है, जितना सिलेबस में है उतना हमने कवर कर लिया है। इसके अतिरिक्त आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछेगा तो हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, लेकिन ज्यादा पढ़ के क्या फायदा, आपका टाइम बच रहा है तो आप अदर विषय में पढ़िए। ठीक है, तो 2 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से जो हमारा सेक्शन स्टार्ट होने वाला है वो हमारा है भूगोल का। ठीक है, जैसे ही ये भूगोल का सेक्शन समाप्त होगा तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग हम सारा सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, जो एसएस का सिलेबस था यानी कि सोशल स्टडी, जिसमें इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल, ये 3 सेक्शन थे, 2 हमने कवर कर लिए हैं। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भूगोल। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए, अगर हम भूगोल की बात करें तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। ठीक है, क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी। जियोग्राफी जो कि एक अंग्रेजी शब्द है। अगर इसकी बात करें तो इस अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा जियोग्राफिया से हुई है। किससे? जियोग्राफिया। ठीक है, इन दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। जियोग्राफिया, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, पढ़ना कह लीजिए, या इसका डायग्राम बनाना। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के विषय में डायग्राम, पृथ्वी को डायग्रामेटली रूप से, लिखित रूप से उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, कैसे कैसे चीजें हैं, उसमें क्या बनावट है, क्या संरचना है, अगर हम इसी को पढ़ लेंगे तो हो जाती है ज्योग्राफी। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्लियर? कुछ चीजों को और ध्यान रखे रहिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। अब अगर जियो में लॉजी जुड़ गया, लॉजी, जियोलॉजी हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे पृथ्वी का अध्ययन। क्या कहेंगे? पृथ्वी का अध्ययन। लेकिन जियो के साथ अगर मेट्रिया जुड़ गया, मेट्रिया, तो हम बोलेंगे पृथ्वी का मापन। क्या बोलेंगे? पृथ्वी का मापन। लेकिन अगर जीईओ के साथ IODES जुड़ गया, यानी कि जियोइड्स, जियोइड्स मतलब होता है पृथ्वी की आकृति, उसकी आकृति कैसी है, उसका आकार कैसा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी का आकार जियोइड है। जियोइड मतलब जैसे अगर ये गोला है, इस गोले के यहाँ ऊपर हिस्से पे और यहाँ ये थोड़ी सी पृथ्वी दबी हुई है। ठीक है, दबी हुई है, तो पृथ्वी का आकार कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा चपटा हुआ, ना तो थोड़ा अंडे टाइप का है, ना ही पूरी तरह से गोल है, हल्का सा यहाँ ऊपर सेक्शन पे हल्का से दबा हुआ है, इसी को बोलते हैं जियोइड। ठीक है, तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोइड। तो सोचिए, एक शब्द में कितनी सारी चीजें छुपी हुई है। ज्योग्राफी मतलब भूगोल, जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब लिखना। अब जियोलॉजी हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्रिया हो जाएगा पृथ्वी का मापन, और जियोइड हो जाएगा तो पृथ्वी की आकृति। क्लियर हुआ? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, इसको लिखा रख देते हैं। देखिए, अब हम कुछ चीजों को समझते हैं। जैसे पहली चीज, संसार की जितनी चीजें हैं, पूरा संसार के सब कुछ ले लीजिए, एक हाथी, चींटी, पता नहीं क्या क्या, सब की सब पूरी चीजें, सब की सब चीजें किसमें है? ब्रह्मांड में। देखिए, ब्रह्मांड। क्लियर? पूरी की पूरी चीजें, पूरा यूनिवर्स हमारा किसमें समाहित है? ब्रह्मांड में। पूरा का पूरा यूनिवर्स, चाहे आप कुछ ले लीजिए, सब की सब चीजें किसमें समाहित है? ब्रह्मांड में। यानी कि यूनिवर्स के अलावा और कुछ है ही नहीं, ब्रह्मांड ही सब कुछ है। ठीक है, ब्रह्मांड से बड़ा कुछ नहीं है। एक ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों पृथ्वी है, उसका कोई और छोर नहीं है। वैज्ञानिक आज तक इसको अध्ययन कर ही नहीं पाए हैं। ठीक है, हम क्रम वाइज पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। देखिए, ब्रह्मांड के हम आगे चले तो ब्रह्मांड में कई सारी आकाश गंगाएं हैं, कई सारी आकाश गंगा है।
कई सारी आकाश गंगा है। जैसे कभी हम लोग बचपन में देखते थे ऐसे आसमान में ऐसे एक बड़ी सी पट्टी बनी रहती, सफेद पट्टी, और हम लोग कहते थे यार देखो रॉकेट गया है, रॉकेट गया है। ऐसा नहीं होता। ये जो सफेद पट्टी है ये बहुत दूर होती है, बहुत दूर, और इसी को हम लोग बोलते हैं आकाश गंगा। और ऐसे लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं कहाँ? ब्रह्मांड में। ठीक है, ऐसी लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं कहाँ? ब्रह्मांड में। उन्हीं में से एक आकाश गंगा है जिसको बोलते हैं दुग्ध मेखला। क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे, इसी में हमारी पृथ्वी है, यानी कि हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? मिल्की वे। क्लियर? आगे बहुत सारी आकाश गंगाएं होती हैं। ठीक है, ये टॉपिक है हमने इसलिए पेज बढ़ा दिया ताकि आप जानते रहिए कि हमारी जो आकाश गंगा है वो क्या है? दुग्ध मेखला। ठीक है, बात को समझिएगा। अच्छा, बहुत सारी आकाश गंगाएं होती हैं, उनमें से अब आकाश गंगाओं में क्या होता है? अब देखिए, आकाश गंगाओं में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर जैसे आकृति है, इतने बड़े बड़े हम सोच नहीं सकते, पृथ्वी से बड़े बड़े। अब उनमें से कुछ के पास स्वयं का प्रकाश होता है और स्वयं की ऊष्मा होती है। ठीक है, स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं की ऊष्मा। इनको हम क्या बोलते हैं? तारा। क्या बोलते हैं? तारा। तो ऐसे एक तारा, दो तारा, तीन तारा, चार तारा, बहुत सारे तारे हैं। तो तारों के समूह को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल, या इसका एक और नाम है इंग्लिश में बिग बियर। क्या कहते हैं? बिग बियर। ठीक है, तारों के समूह को, जैसे बहुत सारे तारे हैं, लाखों करोड़ों तारे हैं। अब उन तारों में अगर कहीं ग्रुपिंग हो जाती है या कहीं दो चार तारे दिखाई दे जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? बिग बियर। क्या कहते हैं? बिग बियर या असोमेजर। क्या कहते हैं? असोमेशर। ठीक है, इस चीज को आप ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? असोमेशर कहते हैं। ठीक, समझ आया आपको? आगे बढ़ जाए। देखिए, ऐसे ही तारों का एक समूह है सप्तऋषि तारा, जो हमारी पृथ्वी से दिखता है। अगर आप सप्तऋषि तारों को देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 तारे आपको ग्रुप में दिखते हैं। ठीक है, 7 तारे आपको एकदम ग्रुप में दिखेंगे एक साथ। और अगर यहीं से देखेंगे इन तारों से ऐसे ऊपर साइड में, ऊपर कौन सी दिशा होती है? हमें पता है, ऊपर होता है उत्तर। ऊपर साइड में देखेंगे एक बड़ा सा तारा ऐसे हमेशा चमकता रहता है, चमकता रहता है। इस तारे को कहते हैं ध्रुव तारा। क्लियर हुआ? तो ध्रुव तारा हमेशा दिशा को बताता है और हमेशा आकाश में उत्तर साइड में रहता है। मान लीजिए आप किसी जंगल में फंस गए, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपको डायरेक्शन का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो आराम से आप ध्रुव तारे को देख के समझ सकते हैं कि उत्तर में होता है। और ध्रुव तारा कहाँ है, इसकी पहचान करने के लिए आपको सप्तऋषि तारों को ढूंढना पड़ेगा। सप्तऋषि तारों में ये जो 2 तारे हैं, इनके सीधा में एक रेखा खींचेंगे, आपको चमकता हुआ तारा दिख जाएगा, जिसको हम कहते हैं ध्रुव तारा। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। बात क्लियर हुई? ध्रुव तारा कहाँ रहता है? हमेशा उत्तर में। सप्तऋषि में कितने तारे? 7 तारे। ठीक है, तारों के समूह को क्या कहते हैं? बिग बियर, असोमेजर या तारा मंडल। क्लियर हुआ? तारों की अपनी ऊर्जा होती है। सभी के सभी तारे क्या होते हैं? गैस के गोले होते हैं या गैसों से मिलकर बने होते हैं। ये हमेशा जलते रहते हैं, जिससे इनसे ऊष्मा या उनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता रहता है। 1 तारे, 2 तारे, 3 तारे, ऐसे बहुत सारे तारे मिलते हैं तो तारा मंडल का निर्माण होता है, या उसी को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। क्लियर हुई बातें? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अपने अगले टर्म्स को समझते हैं। यहां तक बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अभी हमने कहा था कि कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिनके पास ऊष्मा होती है, कुछ ऐसे भी पत्थर होते हैं जो खुद नहीं चमकते, जो
चमकते नहीं हैं और ना इनके पास ऊर्जा होती है, ठीक है, ना इनके पास ऊर्जा होती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ठीक है, उल्का पिंड। क्लियर? यानी कि ऐसे पत्थर या ऐसे पिंड जो चमकते नहीं हैं उनको हम ग्रह उपग्रह कहते हैं, जो चमकते हैं उनको हम तारा कहते हैं। और इन दोनों के समूह को, यानी कि ऐसे पिंड जो चमकते हो या ना चमकते हो, उन्हीं को हम कहते हैं खगोलीय पिंड। तो बातें क्लियर हुई आपको? खगोलीय पिंड क्या होते हैं? ब्रह्मांड में या आकाशगंगा में उपस्थित ऐसे पिंड, ऐसे जो जिनमें कुछ चमकते हैं उनको हम तारा कहते हैं, जो नहीं चमकते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या है? खगोलीय पिंड है। अगर आप ध्यान दें तो धीरे धीरे हम धीरे धीरे किधर बढ़ रहे हैं? सौर मंडल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्रम आपको याद रहेगा। आगे बढ़े हम, चलिए, चीजों को समझते रहेंगे आप तो सब कुछ तैयार होता रहेगा। यहां से कई क्वेश्चन बन चुके हैं आपको, ठीक है। ब्रह्मांड है, आकाशगंगा है। अब आपसे पूछेगा कि हमारी आकाशगंगा कौन है? दुग्ध मेखला। ये इसी आकाशगंगा में, दुग्ध मेखला में हमारा पाया जाता है सौर मंडल, ठीक है। तो अब हम चर्चा करेंगे किसकी? सौर मंडल की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमारी आकाशगंगा है कौन सी है? दुग्ध मेखला। उसी आकाशगंगा में पाया जाता है हमारा सौर मंडल। अब सौर मंडल में क्या क्या होता है उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। चलो भैया, आ गया सौर मंडल। चलिए बातों को समझते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं सौर मंडल की, ठीक है। सौर मंडल क्या होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए, पहला चीज, सौर मंडल के बीचों बीच, सौर मंडल के बीचों बीच उपस्थित है, क्या उपस्थित है? हमारा सूर्य, ठीक है। सौर मंडल के बीचों बीच उपस्थित है, क्या उपस्थित है? हमारा सूर्य, ठीक है। क्या उपस्थित है? हमारा सूर्य। चलिए, अब सूर्य से आधा नहीं है, हमने आपको बना दिया, क्योंकि अब ऐसे आप समझ लीजिएगा कि ये पूरा गोला है, ठीक है। ये ऐसे समझ लीजिएगा ये पूरा गोला है। क्लियर? समझ लीजिएगा। चलिए, अब देखिए, सूर्य उपस्थित है तो छोटी छोटी हम जानकारी लेते चलते हैं। पहली चीज, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तारा के साथ साथ ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऊर्जा का क्या है? ये सबसे बड़ा स्रोत है। इसके साथ साथ सूर्य गैस का गोला है। क्या है? गैसों का गोला है, ठीक है। गैसों से बना है, ये भी ध्यान रखिएगा। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस के जलने से ही या नाभिकीय संलयन से ही ऊष्मा बनती है या ऊर्जा बनती है। बस इतना आपको जानना है। क्लियर? ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आगे, सूर्य के सबसे पास या सबसे निकट जो ग्रह है उसका नाम है बुध। क्या नाम है? बुध। अब बुध से दो चीजें समझे रहिएगा, एक सबसे छोटा ग्रह है, दूसरा ये सबसे पास है, सूर्य के सबसे पास है। मात्र 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अभी हम बताएंगे परिक्रमा क्या होता है। सूर्य के जैसे ये हमने आधा गोला बनाया है, अगर इस गोले को हम पूरा कर देंगे, जैसे समझिएगा यहां अगर सूर्य होता, ये मान लीजिए क्या है आपका बुध, तो ऐसे पूरा घूमता रहता है, ठीक है। तो हमने इतना आधा ही बनाया है, आप समझ रहिएगा। चलिए, तो ये बुध, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध। और बुध, ये भी ध्यान रखे रहिएगा कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाता है। कितना दिन? 88 दिन, ठीक है। अब समझिएगा, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो ग्रह आता है उसका नाम है बुध, सॉरी, उसका नाम है शुक्र। क्या नाम है? शुक्र।
देखिए शुक्र से संबंधित कुछ चीजें हैं, जैसे शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है, सबसे चमकीला। साथ ही साथ इसको हम भोर का और सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं किसको? शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र ग्रह को। तीसरे नंबर पे आता है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी। क्लियर? पृथ्वी के विषय भी हम अलग से पढ़ेंगे। अभी आप समझिएगा कि पृथ्वी किस नंबर पे आती है। तीसरे नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी। एक चीज आप ध्यान रखे रहिएगा, पृथ्वी और शुक्र दोनों एक दूसरे के समान है, आकार में एक दूसरे के समान है, इसलिए इनको जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन या भगनी। ठीक है, भगनी मतलब होता है बहन। तो पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहन की संज्ञा दी गई है या जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा या चांद। ठीक, एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। वही अगर बुध और शुक्र की बात करें, इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। इसके साथ साथ शुक्र और पृथ्वी एक दूसरे की जुड़वा बहन कहलाती है। क्लियर? पृथ्वी के विषय में अभी थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते, ये भी चक्कर लगाते हैं, ये भी ऐसे चक्कर लगाता रहता है, ये भी चक्कर लगाता है, ये भी चक्कर लगाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अगला जो ग्रह है वो है मंगल ग्रह। क्या है? मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह ये लाल रंग का होता है, इसे मार्स भी कहते हैं। ठीक है, मार्स। तो मंगल ग्रह लाल रंग का होता है, इसे मार्स ग्रह भी कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बस इसको हमें जानकारी क्यों लेनी है, ज्यादा हमें इनका नाम पता नहीं लेना है। देखिए, मंगल के बाद बारी आती है बृहस्पति की। किसकी? बृहस्पति की। ठीक है, मंगल के बाद बारी आती है बृहस्पति। बृहस्पति जो ग्रह है ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। इन दोनों के बीच में बहुत सारे छोटे 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 पिंड पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। उन पिंडों को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। अर्थात मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम क्षुद्र ग्रह की संज्ञा देते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, जिनको हम क्षुद्र ग्रह की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसके आगे बढ़े तो इसके बाद आता है हमारा शनि। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है शनि ग्रह, और शनि ग्रह के इधर वलय रहते हैं। ठीक है, चक्र बने रहते हैं, वलय। शनि ग्रह। शनि के बाद आपका आता है, शनि के बाद आपका आता है यूरेनस। यूरेनस मतलब अरुण, और इसके बाद लास्ट में नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है, वरुण, नेपच्यून। अगर नेपच्यून की बात करें या वरुण की बात करें, जैसे हमने आपसे बताया था कि सबसे छोटा ग्रह कौन होता है, हमने आपको बता दिया सबसे छोटा बुध। सबसे बड़ा की बात करेंगे, सबसे बड़ा ये होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? बृहस्पति। सबसे दूर कौन होता है? सबसे दूर होता है नेपच्यून, और सूर्य का एक चक्कर यह लगाता है 164 साल में। 164 साल बीत जाएगा तब जाके ये एक चक्कर सूर्य का लगाता है। क्लियर? तब जाके एक चक्कर ये सूर्य का लगाता है। क्लियर हुआ? सौर मंडल के बारे में इतनी बातें क्लियर हुई। फिर हम आगे थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, पूरे पूरे सौर मंडल में सबसे, अगर हम कहें सबसे अद्भुत ग्रह की बात करें या सबसे अनोखा ग्रह की बात करें, तो वो कौन है? वो है हमारी पृथ्वी। ठीक है, सबसे अद्भुत कौन है? हमारी पृथ्वी।
कैसे? पहली चीज, पृथ्वी पर वायु और जल दोनों है, जबकि अन्य ग्रहों पे ये दोनों संभव नहीं है। वायु जल होने के साथ साथ पृथ्वी पर जीवन संभव है, यहाँ पर जीवन है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज्यादा है। अगर आप ऊपर जाके देखेंगे चांद पे से या किसी और ग्रह पे से, तो आपको पृथ्वी नीली दिखाई पड़ेगी। कितनी? नीली। पृथ्वी का परिक्रमण, अब देखिए मैंने आपको बताया था, परिक्रमण मतलब होता है चक्कर। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 1/4 दिन में पूरा करती है, या मोटा मोटा समझिएगा 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपना परिभ्रमण एक दिन में पूरा करती है, ठीक है, एक दिन में पूरा करती है। अभी समझिएगा परिभ्रमण और परिक्रमण का मतलब। जैसे हमने कहा ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ऐसे पृथ्वी घूमती रहती है, ठीक है, ऐसे घूमती रहती है, तो इसको कहते हैं परिक्रमण। क्रमण मतलब चक्कर लगाना। क्या करना? चक्कर लगाना। लेकिन साथ ही साथ पृथ्वी जैसे ऐसे देखिए, ऐसे पृथ्वी ऐसे देखिए घूमती रहती। देखिए कभी ये देखिए लिखा हुआ सामने आपके आएगा, कभी पीछे हो जाएगा। देखिए ऐसे घूमती रहती है, इसको कहते हैं परिभ्रमण। ठीक है, इसके विषय भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। परिभ्रमण, तो परिक्रमण और परिभ्रमण, ठीक है, दो चीजें होती हैं। परिभ्रमण चारों तरफ चक्कर लगाना, जिसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। जो हमारे यहाँ ठंडी गर्मी होती है वो इसी की वजह से होती है। और परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पे घूमना, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लेता है, या 8 मिनट समय लगता है। इसके साथ साथ सूर्य के प्रकाश की चाल अगर हम देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक प्रकाश की चाल चलती है या प्रकाश जाता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर? अगर हम स्थिति के बारे में बात करें, देखिए 1, 2, 3, तीसरे स्थान पे है हमारी पृथ्वी, ठीक है, और आकार की बात करेंगे तो 5वें नंबर पे है। ठीक है, जैसे कितनी बड़ी है वैसे बात करेंगे तो 5वें नंबर पे, सूर्य से दूरी की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर अब हम काउंट करें या अगर अब हम गिने तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सौरमंडल में मुखिया कौन होता है? नेता कौन होता है? सूर्य। सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। इन्हीं 8 ग्रह और सूर्य को सम्मिलित रूप से सौरमंडल की संज्ञा दी गई है, या सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, सौरमंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने। किसने की थी? कॉपरनिकस ने। और ये जो ग्रह घूमते हैं चारों तरफ, इसके बारे में बताया था केपलर ने। ठीक है, केपलर ने, कॉपरनिकस ने बताया था सौरमंडल के बारे में, केपलर ने बताया था ग्रहों की गतियों के बारे में, या ग्रह कैसे घूमते हैं। क्लियर? इससे पहले अगर हम चर्चा करें सन 2006 तक, देखिए सन 2006 तक यहां पर 9 ग्रह माने जाते थे, 9 ग्रह। लेकिन अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को, और प्लूटो के साथ एक और था जिसका नाम था 2003 UV 313, इसको 2003 में खोजा गया था। ठीक है, प्लूटो और 2003 UV 313 को बौना ग्रह नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया?
बौना ग्रह या कह सकते हैं आप छोटा ग्रह, यानी कि प्लूटो को ग्रहों की संज्ञा में से हटा दिया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन है उन्होंने प्लूटो को ग्रहों की संज्ञा से हटा दिया और ऐसा बताया कि ये प्लूटो क्या करता है, ये इसकी कक्षा को काटता है, काटना नहीं चाहिए। ठीक है, अतिक्रमण करता है। क्लियर बातें हो गई आपको। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8। ठीक है, 8 में पृथ्वी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी बारे हमने जान लिया। पृथ्वी का परिभ्रमण परिक्रमण देखा 365 दिन या साल भर, और उसके साथ एक दिन में वो अपने चक्कर लगाता है अक्ष पे। फिर नीला ग्रह है, अद्भुत ग्रह है, जीवन संभव है। मंगल ग्रह की बात करें तो लाल है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। ठीक है, एक चीज और, इन दोनों के शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं होते, बाकी सब के होते हैं। इनमें भी शनि के उपग्रह सबसे ज्यादा हैं, लगभग 164 के आसपास। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। ठीक है, इसके बाद बृहस्पति के हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए, तो ये बात हो जाती है सौरमंडल की। सौरमंडल हमने ग्रह देखा, उपग्रह देखा, उसके उनके चक्कर के विषय में देखा, और परिक्रमण परिभ्रमण से होता क्या है उसको हमने समझा। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अभी यहां बार बार जिक्र आ रहा था किसका? उपग्रह का। ठीक है, किसका? उपग्रह का। तो हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। उपग्रह मतलब क्या? जैसे ये सूर्य है, सूर्य का चक्कर अगर ये पृथ्वी लगाती है ऐसे चारों तरफ, ऐसे चक्कर लगाती है, तो इस पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। चारों तरफ चंद्रमा लगाती है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण, परिक्रमण मतलब समझे रहिएगा, परिक्रमण मतलब चक्कर, जो चारों तरफ वो गोला लगाती है। साथ ही साथ परिभ्रमण, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों अक्ष पर घूमना। ठीक है, अक्ष पर घूमना दोनों 27 दिन में पूरा करती है। 27 दिन में पूरा करती है। जैसे कि ये ऐसे जो घूमती रहती है ना, ये भी 27 दिन में एक चक्कर पूरा होगा। साथ ही साथ मान लीजिए यहां से ऐसे घूमना शुरू की, ऐसे घूमते 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 जब यहां आएगी, ये भी 27 दिन में होता है। इसलिए हम हमेशा चंद्रमा का केवल 54% हिस्सा या केवल आधा भाग ही देख पाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चंद्रमा जो उसका आधा हिस्सा हम देख पाते हैं, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा 27 दिन में ये परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों पूरा कर लेती है। ठीक है, चंद्रमा अगर हम बात करें, जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है, पूरा चांद, उसको हम कहते हैं पूर्णमासी। क्या कहते हैं? पूर्णमासी। और जिस दिन चांद गायब हो जाता है या बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उस रात को हम कहते हैं अमावस्या। ठीक है, अमावस्या की काली रात। क्लियर हुआ? तो ये बातें किससे हो गई? उपग्रह के विषय में, चंद्रमा के विषय में। ठीक है, देखिए, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पिंड हैं जो उतने बड़े नहीं होते लेकिन फिर भी होते हैं। उल्का पिंड। ये पिंड ऐसे होते हैं, जैसे ही ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, इनमें आग लग जाती है। ठीक है, ये जलने लगते हैं। ऐसे उल्का पिंड जो जब पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं या पहुंचते हैं, तो उनमें आग लगने लगती है या उनमें वो जलने लगते हैं। ऐसे पिंडों को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। कभी कभी ये जमीन पर भी गिर जाते हैं, जिससे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं या बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका, अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में एक झील है। ठीक है, उस झील का निर्माण उल्का पिंड से हुआ है। क्लियर? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? छोटा सा टॉपिक है। नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार ये पहुंचे थे। ठीक है,
चंद्रमा पर पहली बार कौन पहुंचा था? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, कौन? नील आर्मस्ट्रांग। क्लियर रहेगा? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी भूगोल की पहली क्लास। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल